जंग जारी, सीज फायर सिर्फ मक्कारी। क्या है ईरान डील की इनसाइड स्टोरी? पाकिस्तान के गेम प्लान का पर्दाफाश। क्राइसिस का फाइनल काउंटडाउन। ऑपरेशन पीस या पावर प्ले? जी हां दर्शकों, ऑपरेशन पीस या पावर प्ले, क्या इस्लामाबाद में शांति की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है या फिर एक नई जंग का ब्लूप्रिंट लगातार तैयार हो रहा है? एक तरफ अमेरिका जो खुद को दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क मानता है, दूसरी तरफ ईरान जो हर दबाव के बावजूद झुकने को तैयार नहीं, और बीचों बीच पाकिस्तान क्या वाकई शांति का दूत है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? आज सवाल सिर्फ बातचीत का नहीं है, सवाल है भरोसे का, सवाल है तेल का, सवाल है ताकत का। क्योंकि जिस होर्मुज से दुनिया की सांस चलती है, अगर वहां हलचल हुई तो असर आपके घर की रसोई तक पहुंचेगा। क्या यह वार्ता सच में जंग रोक देगी या यह सिर्फ वक्त खरीदने की चाल है? क्या अमेरिका पीछे हट रहा है या कोई बड़ी रणनीति बना रहा है? क्या ईरान झुकेगा या टकराव और बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस्लामाबाद में शांति की आड़ में दुनिया को एक और बड़े संघर्ष की ओर ढकेलने की साजिश रची जा रही है? सीज फायर का ऐलान कल हुआ, आज लेबनान पर हमला। अमेरिका कह रहा है कि हम सीज फायर चाहते हैं, ईरान ने कहा शर्तें तोड़ दी गई हैं। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं वो सुनिए। इजराइल ने कहा है कि सीज फायर की शर्तों में लेबनान या हिजबुल्लाह शामिल नहीं है, और दूसरी बात, उसने कहा कि जब तक हिजबुल्लाह हमारे ऊपर अटैक करता रहेगा हम उसके ऊपर अटैक करते रहेंगे, सीज फायर हो या सीज फायर ना हो। खास बात यह है कि हिजबुल्लाह जो साउथ लेबनान से इजराइल के ऊपर अटैक करता है रॉकेट से, वो रॉकेट नॉर्थ इजराइल के हैबिटेटेड एरिया में पहुंचने में 10 से 12 सेकंड लगाते हैं, यानी कि वहाँ के लोगों को इतना भी समय नहीं मिल पाता कि वो सायरन की आवाज़ सुनकर शेल्टर्स में या बंकर्स में जा सकें। इसलिए इजराइल ये चाहता है कि लिटानी रिवर से नीचे जो साउदर्न लेबनान का एरिया है उसे बफर जोन बना दिया जाए, और इसीलिए इजराइल लगातार लेबनान के ऊपर अटैक कर रहा है। 250 से ज़्यादा लोग उसने लेबनान में हिजबुल्लाह के मार दिए हैं अभी हाल ही में, और 1000 से ज़्यादा घायल हुए हैं। यानी ऐसा लगता है जैसे ये सीज फायर नकली सीज फायर है। पीएम शहबाज शरीफ यानी पोस्टमैन शहबाज शरीफ के कराए द्वारा सीज फायर अगर वायलेट हो भी रहा है तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। होने के कुछ ही घंटों के अंदर इजराइल ने लेबनान के अंदर 100 से ऊपर मिसाइल्स मारी गई हैं। लितानी रिवर के पार जाके हिजबुल्लाह के जितने हाइडआउट्स हैं उनको खोज के वहाँ पे कवर फायर दे देकर उसको ऑक्यूपाई किया जा रहा है। 2 लाख से ऊपर लोग सीरिया में शरण चाह चुके हैं लेबनान से, और कम से कम 20% पॉपुलेशन लेबनान की हिलकर वहाँ से आगे जा चुकी है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इजराइल ने डिक्लेयर किया है ये है ऑपरेशन इटर्नल डार्कनेस, और उसने कहा है कि जो भी सीज फायर यूएस और ईरान के बीच में हुआ है वो सिर्फ यूएस और ईरान के बीच में है, उसमें लेबनान का कोई भी रोल नहीं है। जबकि ईरान ने इसी बात को लेकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ रोक दिया है और कहा है कोई भी किसी भी तरीके का सीज फायर अगर लेबनान और हिजबुल्लाह की सुरक्षा के बिना किया जाएगा तो उसको ईरान नहीं मान्यता देगा। इसका मतलब सिर्फ यही है, आने वाले इस्लामाबाद की टॉक्स के अंदर ना यूएस के पास कोई पॉइंट बचा है ना ईरान के पास। तो आपने श्रुति दास गुप्ता को, टीपी त्यागी जी को सुन लिया, डिफेंस एक्सपर्ट है, विदेशी मामलों के जानकार हैं। देश का सवाल भी सुन लीजिए, क्या इस्लामाबाद की बैठक सच में शांति की पहल है या सिर्फ वक्त खरीदने की चाल? सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। सवाल नंबर 2, पाकिस्तान की मध्यस्थता ईमानदार कोशिश है या किसी बड़े खेल का हिस्सा? सवाल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, क्या अमेरिका और ईरान के बीच भरोसे की कभी इस बात को लेकर फेल हो जाएगी बातचीत?
सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, अगर ये पीस टॉक फेल हो जाता है तो क्या मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग तय समझिए, क्या लड़ाई बढ़ेगी? सवाल नंबर 5, क्या इस डील के पीछे तेल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, पावर पॉलिटिक्स है जो अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है? असली खेल इसी का है। जी हां दर्शकों, ये तमाम कंटेंट आपको समझाने जा रहे हैं। खबर आपको पता है, कल सीजफायर की बातचीत हो रही थी और आज ही लेबनान पर ताबड़तोड़ हवाई हमले हुए हैं। 250 से ज्यादा लोग मर गए, 1000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। लेकिन कल 10 अप्रैल है, पाकिस्तान में अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग को लेकर एक पीस टॉक होने जा रही है। 10 अप्रैल को क्या होने जा रहा है आपको यह बताने जा रहे हैं, शांति का ऐलान और वॉर इज ऑन। देखिए, अब आपको समझाने और बताने जा रहे हैं दर्शकों कि किस तरीके से अब ये जो जंग है ये बहुत खतरनाक और मुकम्मल तरीके से शांति की ओर तो नहीं बढ़ रही है, क्योंकि कहा जा रहा था कि पीस टॉक हो रहा है, सब कुछ शांति शांति है, लेकिन लेबनान में फिर हमला हो रहा है। इजराइल ने कहा कि हम हिजबुल्लाह और हुतीस को इस जो पैक्ट है, जो 10 एजेंडे थे शांति प्रक्रिया के, सीज फायर के, उसको मानते नहीं है। लेकिन अभी क्या चल रहा है पाकिस्तान में, कल बड़ी बैठक है, उसे लेकर अपडेट आपका अब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे अपडेट के साथ आए हैं, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कल कितना बड़ा दिन है अमेरिका, ईरान, इजराइल जंग के लिए। पॉइंट नंबर 1, अपडेट 1, पाक की राजधानी इस्लामाबाद में पीस टॉक शुरू होगी। कल का दिन मैसर किया गया, आज रात को ईरान जो डेलीगेट्स है पहुंचने वाले हैं। अपडेट नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका ईरान जंग को लेकर शांति वार्ता कल शुरू होनी है, लेकिन अशांति फैल गई है पश्चिम में। अपडेट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, ईरान ने आधिकारिक तौर पर शामिल होने की पुष्टि कर दी है। आज रात को डेलीगेट्स वहां पर पहुंच रहे हैं, देखिए क्या होने वाला है। अपडेट नंबर 4 आपको बता दूं, स्क्रीन पर आपके आने जा रहा है, यह बैठक पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही, मीडिएशन पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन आज उसकी इनसाइड स्टोरी आपके लिए लेकर आए दर्शकों। अपडेट नंबर 5, अमेरिकी प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। ये 5 बड़े अपडेट, कल पाकिस्तान में अहम बैठक होने जा रही है, उससे जुड़ा 5 बड़ा अपडेट आपके लिए लेकर आए दर्शकों। लेकिन बैठक की अहमियत क्या है अमेरिका ईरान पीस टॉक को लेकर, वो आपको बताने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल है, और उसके बारे में आपको जब तक नहीं पता होगा आप ये नहीं समझ पाएंगे कि असल में ये नाटक चल रहा है या सच में पीस टॉक को इनिशिएट करने की ईमानदार कोशिश है। अहमियत क्या है इस पीस टॉक की, वो आपको बताने और समझाने जा रहे हैं दर्शकों। ग्राफिक्स के जरिए देखिए, समझिए। अहमियत नंबर 1 क्या है, मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग टल सकती है अगर यह बातचीत ठीक तरीके से चलती है, सही रास्ते पर। अहमियत नंबर 2, तेल की कीमतें स्थिर हो सकती हैं, ग्लोबल क्राइसिस ऑफ क्रूड ये कमजोर हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अहमियत नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, वैश्विक तनाव कम हो सकता है अगर ये पीस टॉक इनिशिएट हो जाता है ठीक तरीके से। अहमियत नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, शांति वार्ता नाकाम रही तो खतरा बढ़ जाएगा, फिर अमेरिका और इजराइल को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अहमियत नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, सीजफायर पहले ही कई बार टूट चुका है, अभी हाल में टूटा है, कुछ वक्त पहले ही लेबनान पर हमले हुए हैं, कई लोग मारे गए। अहमियत नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है। अहमियत नंबर 4 आपने देख लिया, अहमियत नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, सीजफायर पहले भी कई बार टूट चुका है, अमेरिका ने कई बार सीजफायर का ऐलान किया लेकिन उसने खुद हमला कर दिया, और कई बार दूसरे मुल्कों ने हमला किया है। कल सीजफायर का ऐलान हुआ, लेकिन अभी भी देखिए लेबनान में, यमन में लगातार हमले हो रहे हैं। अहमियत नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, इजराइल बाकी पक्ष इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, और ऑलरेडी इजराइल इसको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि जो 10 पैक्ट थे, 10 एजेंडा था शांति वार्ता का, ईरान कह रहा है कि 3 शर्तें तो तोड़ दी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, लगातार आपको बता रहा है यूएस ईरान शांति वार्ता की इनसाइड स्टोरी भी आपके लिए जानना जरूरी है। आखिर ये वार्ता क्यों हो रही है, क्या सच में इस जंग को रोकने की मंशा है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला जो इनसाइड स्टोरी नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर आने जा रही है दर्शकों, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनसाइड स्टोरी नंबर 1 क्या है, आपकी स्क्रीन पर आएगी। अमेरिका सीधे जंग में नहीं फंसना चाहता, इसीलिए ये नाटक चल रहा है शांति प्रक्रिया का। इनसाइड स्टोरी नंबर 2, यूएस ईरान शांति वार्ता के अंदर की कहानी आपके लिए लेकर आए दर्शकों। इनसाइड स्टोरी नंबर 2, ईरान पर लगातार हमले और प्रतिबंध का दबाव है, इसीलिए पेजेश्कियान और जो ईरान की रेजिम है वो लगातार इस पर बातचीत करना चाहती है। इनसाइड स्टोरी नंबर 3 क्या है आपकी स्क्रीन पर, जंग लंबी चली तो नुकसान ज्यादा होगा और फायदा कम। ये दोनों मुल्कों के लिहाज से है, गल्फ के लिहाज से भी है, अमेरिका और इजराइल के लिहाज से भी है। इसके अलावा इनसाइड स्टोरी नंबर 4 क्या है, दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरता है, वहां से सप्लाई होता है, ये सबसे बड़ा फैक्टर है जिस वजह से चाहते हैं लोग कि भाई शांति प्रक्रिया हो जाए, सीज फायर हो जाए। इनसाइड स्टोरी नंबर 5 क्या है, क्यों अमेरिका इतना उतावला हो रहा है और कहीं कहीं ना कहीं ईरान भी। ग्लोबल इकोनॉमी बचाने की कोशिश भी है, क्योंकि अमेरिका सबसे अधिक इफेक्ट हो रहा है, एशिया इफेक्ट हो रहा है, अफ्रीका इफेक्ट हो रहा है, यूरोपियन कंट्रीज इफेक्ट हो रही हैं।
इनसाइड स्टोरी नंबर 6 क्या है? अमेरिका इस वक्त चुनावी माहौल में है, वहां पर मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं, रेटिंग लगातार ट्रंप साहब की गिर रही है, यह भी बहुत मुश्किल भरा सबब उनके लिए। इनसाइड स्टोरी नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। डिटेल एनालिसिस लेकर आए हैं इस सीज़फायर का आपके लिए। कोई भी राष्ट्रपति नई जंग का ठप्पा नहीं चाहता, यह बहुत अहम बात है। वो चाहते हैं कि सब कुछ नीट एंड क्लीन रहे, लेकिन हाथ गंदे कर चुके हैं ट्रंप साहब, अब नीट एंड क्लीन कुछ नहीं हो सकता। इनसाइड स्टोरी नंबर 8 आपके लिए लेकर आए हैं। ईरान सीधे हार नहीं मानना चाहता, वो चाहता है कि संघर्ष हो चलता रहे, लेकिन उसकी साख पर बट्टा ना लगे। अगला अपडेट इनसाइड स्टोरी नंबर 9 आपके लिए जो लेकर आए दर्शकों, वो ये कहती है ईरान चाहता है प्रतिबंधों में ढील, वो अपने प्रतिबंधों में सैंक्शन में ढील चाहता है। सारा खेल तो इसी का है कि सैंक्शंस कम हो जाएं, तेल की आवाजाही आसान हो जाए, यूरेनियम प्रोग्राम चलता रहे। अपडेट नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। इनसाइड स्टोरी नंबर 10, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बचाना चाहता है, क्योंकि बहुत साल लग गए, बहुत पैसा खर्च हुआ है इसको बिल्ड करने में। वो नहीं चाहते कि सब कुछ बर्बाद, तबाह और खत्म हो जाए। इनसाइड स्टोरी नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। बातचीत का मतलब वक्त खरीदना है, पोजीशन मजबूत करना है, यह अमेरिका के लिहाज से, इजराइल के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आगे बढ़ते हैं दर्शकों। अमेरिका ने सीज़फायर की 3 शर्तें तोड़ी हैं। यह बात ईरान कह रहा है कि 3 जो शर्तें थी वो तोड़ दी गई हैं और अब कोई फायदा नहीं सीज फायर का। वो क्या क्या शर्तें हैं, ईरान ने क्या कहा है अमेरिका को, वो डिटेल इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं। ईरान का अमेरिका पर तीखा हमला, इन्फो नंबर 1। ईरानी स्पीकर मोहम्मद बाकेर गलीबाफ का बयान आया है। उन्होंने बहुत गुस्से भरे लहजे में अमेरिका पर हमला बोला है। उन्होंने कहा यूएस ने 10 पॉइंट प्रस्ताव की बुनियादी शर्तों का उल्लंघन कर दिया है, यानी अभी सीज फायर ठीक से प्रिवेल भी नहीं हुआ और अमेरिका पर उल्लंघन करने का आरोप लग गया है। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। जिस आधार पर बातचीत होनी थी वो पहले से ही टूट चुकी है, यहां मतलब था लेबनान पर हुए हमले से। इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है, यानी ये सीज फायर सिर्फ कागजी था, ये अभी अमल में नहीं आ पाया है। अब बातचीत या सीज फायर तर्क संगत नहीं रह गया, यानी ईरान ने साफ कर दिया कि भाई बातचीत का कोई फायदा नहीं है, ये सब बंद करिए, पीस टॉक इनिशिएशन, ये सब बकवास है। इन्फो नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट दोबारा बंद कर दिया है। ट्रंप साहब चिल्लाते रहेंगे, छाती पीटते रह जाएंगे, विधवा विलाप करते रह जाएंगे, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट ईरान जब चाहेगा तब खोलेगा, जब चाहेगा तब बंद करेगा, और यही तो सारा गणित था जो फेल होता दिखाई दे रहा है। सीज फायर का ऐलान, लेबनान में महासंग्राम कैसे, ये भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए दर्शकों। देखिए अभी कल पीस टॉक इनिशिएशन हो रहा है, ईरान भी हां कह रहा था, अमेरिका भी हां कह रहा था, लेकिन इजराइल ने पहले कहा था कि ये जो पीस टॉक की शर्तें हैं ये हिजबुल्लाह और हूतीस पर लागू नहीं होंगी। इंफॉर्मेशन देखिएगा, इजराइल का लेबनान में बड़ा हमला हुआ है, बड़े पैमाने पर वहां पर अटैक किए गए हैं, जान माल को बहुत नुकसान हुआ है दर्शकों। अगला इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों, जो मैं आपको बताऊंगा। बुधवार को लेबनान पर सैकड़ों मिसाइलें दागी गई। कल रात की बात कर रहा हूं, बीते रात की बात, जब वहां पर बहुत सारे हमले हुए, बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। इन्फो नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। मिसाइल हमले में 254 लोगों के मारे जाने की खबर है और यह डेथ टोल बढ़ भी सकती है, आंकड़ा इंक्रीज हो सकता है। इन्फो नंबर 4 आपके लिए लेकर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। इन्फो नंबर 4 आने जा रहा है दर्शकों। लेबनान में महासंग्राम हुआ, एयर स्ट्राइक में 1065 लोग जख्मी हुए, ये आंकड़े भी बढ़ सकते हैं, ज्यादा लोगों के मारे जाने की, ज्यादा लोगों के जख्मी होने की। अगला इंफॉर्मेशन जो आपके लिए स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं मैं, लेबनान में राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है। इतने बड़ी तादाद में लोग वहां पर मारे गए हैं और वहां पर अब राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों, कुछ ही सेकंड्स में आने जा रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन भी आपको दे दूं। हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर्स पर हमले की बात इजराइल ने कही है कि उन्होंने कहा कि हम सिविलियंस को नहीं मार रहे थे, हम कमांड सेंटर्स पर हमला कर रहे थे, यानी हूती और हिजबुल्लाह अब इजराइल को लेकर ज्यादा अग्रेसिव हो जाएंगे। और क्या ईरान की रजामंदी के बगैर कल हिजबुल्लाह की ओर से, हूतीस की ओर से इजराइल पर हमले किए गए? दर्शकों आगे बढ़ते हैं। पाक ने कैसा सीज फायर करा दिया है भाई, ये कैसा सीज फायर है कि सीज फायर हो रहा है और यहां पे लोग मारे जा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। इजराइल लगातार हिजबुल्लाह हूतीस पर हमले कर रहा है, हिजबुल्लाह हूतीस इजराइल पर हमले कर रहे हैं। लेबनान का मैप लेकर आए दर्शकों आपके लिए, ये मैप आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए लेबनान में कहां कहां अटैक हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इलाका है वो माउंट लेबनान है, यहां पर बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का कमांड सेंटर बताया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बेरूत एक इलाका, यहां पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। सेडोन में बहुत बड़े हमले हुए हैं। जो बैका वैली है वहां पर भी बड़े पैमाने पर जो रेबल्स हैं उनके होने की बात कही जाती है, तो वहां भी बड़े पैमाने पर अटैक किए गए, वहां पर बड़े पैमाने पर हमले हुए हैं। ये मैं आपको लेबनान का मैप दिखा रहा हूं दर्शकों। ये वो इलाके, क्रूशियल इलाके हैं जहां बीती रात इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है, बड़े पैमाने पर यहां पर हमले हुए हैं। करीब करीब जो आंकड़ा आ रहा है वो करीब 350 से ऊपर का आंकड़ा पहुंच सकता है मरने वालों का। करीब 1500 से 2000 के बीच में जो लोग हैं
वो जख्मी हो सकती है। लेकिन ईरान डील का छुपा हुआ एंगल शायद दर्शकों आपने इस बारे में नहीं सोचा होगा। ये डील अमेरिका, ईरान, इजराइल, यूएई, पाकिस्तान, ये मध्यस्थता, ये मीडिएशन, ये सारा खेल क्या है? ये खेल मैं आपको समझाने जा रहा हूं दर्शकों। इस खेल को ध्यान से सुनिए और समझिए कि आखिर ये खेल क्या है। इसके एंगल्स आपको बताने जा रहा हूं। असल एंगल क्या है, असल डील क्या हुई है, यह आपको समझने की जरूरत है। और क्यों अमेरिका डरा हुआ? जी हां, एंगल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों। क्या अमेरिका चीन को घेरने के लिए ईरान से डील कर रहा है? चीन की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। एंगल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्या ईरान जानबूझकर तनाव बढ़ाकर सौदेबाजी कर रहा है? ईरान भी बहुत चालाक है, वहां पर टोल वसूल रहा है, यहां पर कह रहा जो बर्बादी हुई उसका पैसा इजराइल और अमेरिका हमें मिलकर अदा करें। एंगल नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दर्शकों आने जा रहा है। वो नया एंगल क्या है? क्या पाकिस्तान खुद को मिनी सुपर पावर दिखाना चाहता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और क्या पाकिस्तान जिस तरह से कोशिशें कर रहा है, क्या ये पीस टॉक इनिशिएट हो जाएगा? क्या सच में जंग रुक जाएगी? लेकिन हालते हाजरा ऐसा बिल्कुल नहीं कि जंग रुकेगी। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा दर्शकों, उस पैनल के जरिए अगले घंटे लगातार इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको बताएं और समझाएं कि भाई ये जो सीज फायर इनिशिएशन की बात चल रही है, लेबनान में हमले क्यों हो रहे हैं और क्यों ईरान ने कहा कि शर्तें तोड़ दी गई हैं, इसलिए इस पीस टॉक का अब कोई मतलब नहीं रह जाता। स्वागत कीजिए, एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और उनके जरिए हम अगले घंटे लगातार इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ बड़ा सवाल यह भी है दर्शकों कि अगर ये पीस टॉक इनिशिएट किया गया तो पाकिस्तान की भूमिका क्या है? ट्रंप साहब कह रहे हैं कि चाइना ने भी उन्हें इस बात के लिए प्रेशर दिया है कि आप पीस टॉक इनिशिएट करिए। चाइना का क्या फायदा हो रहा है? ईरान टोल वसूल रहा है, अपने यहां हुई बर्बादी के लिए पैसे मांग रहा है, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बचाना चाहता है। ये तमाम चीजें, स्वागत कीजिए जे सोनी साहब का, डिफेंस एक्सपर्ट है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मल्लिका पांडे जी हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। मल्लिका मैम, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अंबर जैदी आपको दिखाई देंगी तस्वीरों में, ईरानी मामलों की जानकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। सज्जाद बुखारी साहब मेरे साथ है, पाकिस्तानी पत्रकार हैं, उनका भी जो एंगल है वो समझना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिहाज से भी। सबसे पहले मैं सज्जाद बुखारी आपके पास आ रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। बुखारी साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि पाकिस्तान जो इनिशिएट कर रहा है ये पीस टॉक, ये बहुत ज़रूरी एक कदम है पाकिस्तान का और हम सब चाहते हैं कि ये चीज़ अमली जामा पहन ले। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान कल पीस टॉक की बात कर रहा था, इनिशिएट हो गया, आज इस्लामाबाद पहुंच भी रहे हैं बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए। उधर लेबनान में इजराइल लड़ रहा है, वहाँ पर 250-300 लोग मारे गए हैं, 1000 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ये किस तरह का पीस टॉक इनिशिएट हुआ? ईरान ने तो कह दिया कि भाई कोई तर्कसंगत नहीं, सब बातचीत करना कोई फ़ायदा नहीं पीस टॉक, आप तो मार रहे हैं लेबनान यमन में जाकर। बहुत शुक्रिया जी। आदाब अर्ज है। पहले तो मुझे आपकी जो है वो स्क्रीन जो है वो इस वक्त नहीं शो हो रही है, डिस्प्ले नहीं हो रही है मुझे, लेकिन ये कि आपकी ऑडियो के जरिए ही मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा कि इस वक्त पैनलिस्ट कौन कौन है, वो आप मुझे काइंडली बता भी दीजिएगा। हाँ, अब आपकी वीडियो जो है वो डिस्प्ले हो गई है मेरे सामने। तो बात यह है कि आपने जिस तरह कहा कि सीज फायर को लेकर या पाकिस्तान ने इस जंगबंदी के हवाले से एक आलमी सिफारतकारी का जिस तरह पाकिस्तान मरकज बना है और पाकिस्तान ने इस थर्ड वर्ल्ड वॉर के खदशात को दूर करने में और थर्ड वर्ल्ड वॉर के खतरे को भांपते हुए पाकिस्तान ने अपने जितने सोर्सेस थे, पाकिस्तान की जितनी रिसोर्सेस थे, उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने ईरान को, कि वो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क भी है, पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक, इकोनॉमिक और जो हमारी रिलेशनशिप है ब्रादराना, उसको मद्देनजर रख के पाकिस्तान ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि पूरी दुनिया इस वक्त, और हमारे जो 3 स्टार हैं जिसमें हमारे फील्ड मार्शल, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारे जो नायब वजीर आजम हैं, इन तीनों ने इस वक्त धूम मचाई हुई है पूरी दुनिया में। और ऐसे हालात पे जबकि दुनिया जो है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है, तो पाकिस्तान 11 अप्रैल को इस्लामाबाद अकॉर्ड की तरफ बढ़ रहा है। ये जॉइंट डिक्लेरेशन भी इंशाल्लाह आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। इस्लामाबाद टॉक्स जो है वो पूरी दुनिया में अमन के लिए और क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों का एक अमली जो मुजाहरा होगा वो आप देखेंगे। हाँ, मुझे थोड़ी सी समझ आ रही है जो इस वक्त मसाइल हैं, आपको भी जो चैलेंजेस दरपेश हैं, ये जो 2 रतन है ना आपके, एक तो 3 रतन होते हैं, एक 2 रतन होते हैं। 2 रतन में एक रतन जो है वो जो फादर कंट्री है बकौल नरेंद्र मोदी के, यानी इजराइल, और हिंदुस्तान जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये समझते हैं कि शायद वो पूरी दुनिया पर जो है वो अपना राज करेंगे
और मोदी भी शायद यही समझते हैं कि वो आधी दुनिया पे और इस पूरे रीजन में जो है उनका एक बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है। तो आप लोगों की जो आइसोलेशन है, जिस तरीके बुखारी से मैं साहब आपको पहले देखिए, मैंने एक जी बहुत जी अच्छे विजन से एक सवाल आपसे पूछा, आप उसका जवाब देते देते आपने रास्ता दूसरा अख्तियार कर लिया। कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। मैंने कोई मैं रास्ता नहीं इख्तियार किया। मैंने आपको बता दिया कि बेंजामिन नेतन्याहू जो है हाँ, वो अपनी आइसोलेशन, मॉरल और हम तो डिप्लोमेसी परेशान और होंगे ही, हम तो परेशान नहीं होंगे आप हैं सर। कि ईरान में जी पीस जी टॉक हो जाएगी, तेल सस्ता हो इस जाएगा, पूरे हॉर्मुज स्ट्रेट फ्री हो जाएगा, सिफारती दुनिया भर की इकॉनमी इस को थोड़ा पूरे रिलीफ मिल जाएगा, तो सिफारती भारत सफर के लिए में तो ये परेशानी का सबब ही है, क्योंकि हमारे पास तो तेल सर के अगर अथाह थोड़ी देर भंडार के हैं, लिए ना, हमारे पास तो क्रूड की अगर कमी आप नहीं है, हमारी इकॉनमी को तो फर्क पड़ा नहीं होगा इस वॉर से। बुखारी साहब, वेल पॉइंट, वेल देखिए, सेड। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि इस सिफारती पूरे महाज में या इसको एक सिफारती बस या शिप के तौर पर भी अगर आप ले लें, बुखारी साहब, मुझे तो लगता है भारत कि इस हर वक्त इंडियन खुश लपकने होगा की अगर कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के लेकिन हाँ, इनिशिएशन से ये जंग रुक जाती है। हम समझदार जहनी लोग हैं। अंबर जैदी, देखिए ये तो सोच है, ये तो सोच है। इंडियन मीडिया इस बात की तारीफ भी कर रही है कि पाकिस्तान ने पहली मर्तबा जब से पाकिस्तान बना अपने अस्तित्व में, और आज तक शायद पहला ये काम है जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी मैंने बता दी है, कहानी कुछ और है, लेकिन अभी भी देखिए बुखारी साहब को यह एंगल है कि भारत परेशान है। अरे भाई, हम बहुत खुश होंगे अंबर, मुझे लगता है कि विल बी सो हैप्पी अगर ये जंग खत्म हो जाती है। दिक्कतें तो हमें भी हो रही हैं इससे। बिल्कुल अमित, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम तो हिस्टोरिकली और कल्चरली पीस के हम दूत हैं, और हम पूरी दुनिया में हमेशा से हमारा इतिहास रहा है कि हम दुनिया भर में पीस लेकर जाते हैं, और वसुदेव कुटुंबकम में हम विश्वास रखते हैं। तो हमें वो लोग जो आतंकवाद फैलाते हैं, जो आतंकवाद को पालते परोसते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें इस बात का ज्ञान ना दें तो बेहतर ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे अपनी डिप्लोमेसी की सारी चीजों का आप बड़ा पूरा एक नॉवेल लिख सकते हैं, लेकिन वो पूरा झूठ का फसादा है, जैसे कि आपका मुताले पाकिस्तान एकदम झूठ है। अब देखिए 24 घंटे नहीं बीते थे तो उधर से इजराइल ने लेबनान पे अटैक कर दिया, और अभी सारी चीजें कार्रवाई चल रही है, स्ट्राइक हो रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप का आप स्टेटमेंट देखे वो भी बोल रहे आपकी जो डील थी बिल्कुल चाइना के माल की तरह, 24 घंटे नहीं ठहर पाए, और आप उसकी पींगे बढ़ा रहे हैं। आप इस्लामाबाद अकॉर्ड की बात करें, ज्वाइंट डिक्लेरेशन की बात करें, अभी तक 24 घंटे तक टिक ही नहीं पाए। कैरोलिना लेविट के आप बयान को देख लीजिए, उन्होंने भी सीधा स्टेटमेंट दे दिया। तो आप कौन सी डिप्लोमेटिक विन की बात करें। और रही बात जो पाकिस्तान को लेकर प्रोजेक्शन हुआ, शहबाज शरीफ और ये 3 सितारों की बात करें, 3 टूटे भटके हुए सितारे जो बेचारे व्हाइट हाउस में बिरयानी खाकर आए थे, उसका कर्ज वो चुका रहे हैं। उनकी मजबूरी है, पाकिस्तान के पास मजबूरी है, क्योंकि इस पूरे जाल में कोई घुसने के लिए तैयार नहीं था। और पाकिस्तान की मजबूरी है क्योंकि वो इसमें अपनी एग्जिस्टेंस का उसका सवाल है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है वो। और इसके बाद आप देखिए जिस तरह के हालात बन रहे हैं, ये डील रुक ही नहीं पाई। आप कौन सा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और जिस तरह की ट्वीट की, जो पोस्ट किया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने और उन सब ने, वो सारी चीजें उसका आप टाइटल देखेंगे, जिस तरह से वो ट्वीट सेव था, वो तो पूरी दुनिया में फजियत हो रही है कि पाकिस्तान का पीएम जो है वो यूएस से आई हुई लिखी हुई टूल कॉपी पेस्ट कर रहा है मैम, कॉपी पेस्ट कर रहा है। आपकी पूरी दुनिया में फजियत हो रही है कि आपको जो लिखा हुआ डिक्टेशन मिलता है वो सारी चीजें आप लिखते हैं। आपका तो अपना, इनफैक्ट जो सारे के सारे कम से कम सोशल मीडिया पे एक ही पोस्ट 12 लोग कर चुके हैं कि मैं फलाने एयरपोर्ट पे एग्जिट हुआ, मुझे बोला कि अरे भैया आप पीस के दूत हैं। हर इस तरह के, मैं जर्मनी पे उतरा, मैं यूएस, बुखारी साहब ने ये देखा नहीं शायद। तो ये तो आपकी हकीकत है। आप झूठ का नैरेटिव आईएसआई को बिल्ड करना, पुश करना काम है, ये आपका ख्वाब है। ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में निकलिए। हमको आपके ख्वाबों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अगर पीस की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल इस चीज का स्वागत होगा। लेकिन आपके जो पॉइंट से 10 पॉइंट्स, उसमें लेबनान में शामिल था, उसका क्या हुआ भाई साहब। इजराइल के साथ तो आपकी तो इनडायरेक्ट आप उसके साथ ये उस डील में तो वो भी शामिल था। आप बताइए फिर उसका क्या हुआ। ठीक है, मैं मलिका जी के पास जाऊँ, उसके पास मैं सोनी साहब के पास जाऊँगा, हमारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मलिका मैम, ये आधा अधूरा जो ख़त होता है मैम, ना तो ये मुकम्मल चीज़ें कर पाता है, ना तो आदमी ये समझ पाता है कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। पाकिस्तान कोशिश बहुत कर रहा है मैम, जबरन इसको बहुत बड़ा यूफोरिया क्रिएट कर रहे हैं, और पीपल आर गोइंग गागा इन पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू सज्जाद बुखारी साहब आए हुए हैं। लेकिन मैम ये पीस टॉक ऐसा लग रहा है सिर्फ एक नाटक दिखाया जा रहा है पूरी दुनिया को। ईरान ने तो कह दिया कि बिल्कुल हम इस पीस टॉक को नहीं मान रहे, क्योंकि लेबनान में हमले हुए, इतने सारे लोग मर गए, वहां पर राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया। ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोल दो, ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया है। ये अभी की लेटेस्ट खबर है, हॉर्मुज स्ट्रेट ईरान ने फिर बंद कर दिया है। तो काहे का पीस टॉक, काहे का युद्ध विराम, कैसा सीजफायर? ये ऐसा लग रहा है पाकिस्तान वो कर रहा है जो अमेरिका उसे कह रहा है। ये कंट्रोल नहीं कर रहे हैं इस पीस टॉक को, अमेरिका डिक्टेट कर रहा है इनको।
ऐसा लग रहा है। मल्लिका मैम। बिल्कुल। नमस्कार अमित जी। देखिए, वेन्यू देना और सोल्यूशन देना दोनों अलग चीज है। पाकिस्तान में इसमें अपना वेन्यू दिया है, तो इन दोनों को लेट अस सेपरेट दैट आउट। और जहां तक बुखारी जी। साहब की बात आती है, तो बुखारी साहब हमेशा इतने अच्छे क्लेम्स देते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि बुखारी साहब को तो जनरल मुनीर किसी दिन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे देंगे। वो इतनी अच्छी डिबेट्स करते हैं और वो इतने अच्छे से सब कुछ मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। उन्होंने इंडिया का भी नाम ले लिया कि कैसे क्राइसिस हो जाएंगे। वो ये भूल गए हैं कि भाई साहब, आपके यहाँ जो रिपब्लिक डे होती है आपकी 23 मार्च को, वो हुई नहीं इस चक्कर में कि आपके यहाँ फ्यूल क्राइसिस हो रहे हैं। तो पाकिस्तान की तो ये नीड ऑफ द आवर है अमित जी। इनको ये मध्यस्थता करानी एक नीड ऑफ द आवर है। और भारत पाकिस्तान की तरह ऐसा नहीं है कि जिसमें हम कॉपी पेस्ट करके ऊपर से हम ड्राफ्ट मैसेज लिखना भी मिटाना भी भूल जाते हैं। कितने मीम्स बने हैं नवाज शरीफ के। हम किसी के डिक्टेटरशिप में नहीं चलते हैं यहाँ पर। भारत का हमेशा से एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन रहता है। वो जहां ईरान को खंडन करना होता है तो ईरान को भी करता है, वहां पर इसराइल और यूएस को भी करता है। जहां इंटरनेशनल लॉ की रेड लाइन क्रॉस होती है, वहां वहां भारत उस देश को खंडन करता है। देखिए, क्योंकि उसके लिए इंटरनेशनल लॉ सबसे बड़ी चीज है। भारत के लिए सबसे बड़ी चीज इंटरनेशनल लॉ है, अनलाइक पाकिस्तान कि हम किसी का भी ड्राफ्ट मैसेज कॉपी पेस्ट करके ट्विटर में डाल दें, एक्स में डाल दें। बाकी बात रहती है अमित जी, जैसे आपने बताया, तो देखिए, जैसे ही पाकिस्तान मध्यस्थता करने आता है, उसको फैंसी सा एक टर्म दे देते हैं, इस्लामाबाद डायलॉग। उसमें साफ साफ इनके पीएम साहब लिखते हैं कि भाई लेबनान में सीज फायर हो गया है। और वहां पर हम क्या देखते हैं, इसराइल जो इन्हीं की टीम से खेल रहा है, वो उनकी बात ही नहीं मान रहा है। वो बार बार लेबनान में अटैक कर देता है। तो मैं वही बोल रही हूँ, देखिए, वेन्यू देना एक बहुत अलग बात है। हाँ जरूर, इस्लामाबाद एक वेन्यू बना हुआ है जहां पर सब आ रहे हैं, सब मीट कर रहे हैं, बट उसका कितना डिप्लोमेसी में कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है वो हमने ट्वीट के इंसिडेंट से देख लिया। वो हमने इंसिडेंट देख लिया कि सीज फायर का नैरेटिव कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो हमें ये फर्जी बातें हैं। कहीं ना कहीं क्या है कि पाकिस्तान नीड्स टू गेट आउट ऑफ दैट जोन। इट नीड्स टू हैव एन इंडिपेंडेंट व्यू rather than being a mouthpiece of any of the government. राइट मैम, ठीक है। अब सोनी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जो हालते हाजरा जंग का है सोनी साहब, अभी देखा जाए तो ईरान कभी भी नहीं चाहता था कि वो बैकफुट पर आकर युद्ध विराम हो। ईरान ने इसलिए कह दिया कि मैंने पूरी शर्तें बताई कि पाकिस्तान क्यों चाहता है ये पीस टॉक, क्योंकि वहां पर क्राइसिस है, ऑस्टेरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। 8 बजे के बाद पूरा पाकिस्तान शट डाउन हो जाता है। ईरान में अटैक हुआ तो चूंकि पाकिस्तान बॉर्डर मुल्क है, वहां भी दिक्कतें आएंगी। क्रूड की वजह से वहां पर हालत बहुत खराब है। यूएई का प्रेशर है कि भाई हमारा पैसा लौटाइए। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, क्योंकि सर इजराइल, मुझे लगता है इजराइल कभी भी इस पीस टॉक के लिए तैयार नहीं था और जबरन उसको इसमें पीस टॉक में ढकेला गया है। इसीलिए नेतन्याहू साहब का कल ही बयान ऑफिशियल आया, उन्होंने कहा कि इससे हूती और हिजबुल्लाह को बाहर रखिए। फिर तो कोई पीस टॉक ही नहीं सर, शर्तें तो मानी ही नहीं गई। ईरान कह रहा है कि आपने हूती हिजबुल्लाह को मारा है। सोनी जय हिंद अमित जी। जय ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं, विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। आपके प्रश्न से पहले मैं 1 मिनट चाहूंगा इस डिबेट का जो मूल टॉपिक है। अमित जी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्लास में जो भी छात्र सबसे इनडिसिप्लिन्ड या शरारती होता था, तो कई बारी टीचर उसे मॉनिटर बनाती थी और उस मॉनिटर में इतना बदलाव आ जाता था उस शरारती बच्चे में कि वो होमवर्क भी टाइम पे करने लग जाता था और वो एक अच्छा बच्चा भी बन जाता था। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये विजन है कि पाकिस्तान, जो कि दुनिया में आतंकवाद का गढ़ है, उसे मध्यस्थता का जो ऑप्शन दिया है, अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत सुनहरा मौका है एक अच्छे देश बनने का। और उसे ये मध्यस्थता कराने के बाद जितने आतंकवादी पाकिस्तानी जमीन पे हैं जो भारत पे वार कर रहे हैं पिछले 36 सालों से, चाहे पहले पंजाब में या जम्मू कश्मीर में, पाकिस्तान को सारे ये आतंकवादी दाऊद इब्राहिम मिला के इनको फौरन भारत को लौटा देना चाहिए और उसके बाद पाकिस्तान की छवि में बहुत फर्क आएगा। एक फेमस इंग्लिश कोट है, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी कि आपकी जो कथनी है वो करनी और कथनी सेम होनी चाहिए। पाकिस्तान जो 40-50 साल से आतंकवाद का गढ़ है, जिसे 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि दुनिया में अगर सबसे खतरनाक देश रहने लायक किसी इंसान के लिए है जहां पे वो रह सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो अब पाकिस्तान को जो ये सुनहरा मौका मिला है, पाकिस्तान को इसे अच्छी तरह इस्तेमाल करके जितने आतंकवादी
वहां संगठन है, सबको खत्म करके और वो आतंकवादियों को भारत सौंप देना चाहिए। अब मैं आपके मूल प्रश्न पे आता हूं अमित जी। अमित जी देखिए, इजराइल में अपने आप में सैनिक ताकत नहीं है। इजराइल वही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। ये जो युद्ध विराम में जो इजराइल ने कहा ये लेबनान और हूथी के खिलाफ नहीं है, ये क्योंकि उसे अमेरिका का श्रेय है। जिस सेकंड अमेरिका ने बोला कि मैं इजराइल से अपना हाथ हटा रहा हूं, इजराइल 2 घंटे भी युद्ध अकेले नहीं लड़ सकता है, क्योंकि इजराइल को पूरी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेसेंस की जो पूरी कैपेबिलिटीज हैं वो अमेरिका का सेंट्रल कमांड दे रहा है, जो कि मिडिल ईस्ट के लिए जिम्मेवार है। तो इजराइल अगर अब भी हूती और हिजबुल्लाह पे हमले कर रहा है या कह रहा है कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब तक अमेरिका कह रहा है कि जी ये सीज फायर डील में नहीं था, लेकिन अगर ये जिस दिन या जिस वक्त अमेरिका ने कहा कि ये सीज फायर डील में आ गया है, इजराइल ये सारे हमले बंद कर देगा, क्योंकि इजराइल में वो ताकत नहीं है जो दुनिया में 50-60 साल से बताई जा रही थी। बल्कि मैं दशकों से अनुरोध करूंगा, कल के ही न्यूयॉर्क टाइम्स में बड़ा डिटेल में लिखा है किस तरह से ये युद्ध शुरू हुआ, जबकि राष्ट्रपति ट्रंप के जितने टॉप सलाहकार थे, जेडी वैंस उपराष्ट्रपति को मिला के, वो इस युद्ध में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन नेतन्याहू ने 11 फरवरी को सुबह 11 बजे जब राष्ट्रपति ट्रंप को व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ब्रीफ किया, उसके बाद दबाव बनाया गया। ये जो अमीर यहूदी लॉबी है यूएसए में, जो सारी पार्टियों को चंदा दे दी इलेक्शन में, उसके जरिए और राष्ट्रपति ट्रंप जो खुद इप्स्टीन मामलों में फंसे हुए थे, इन्होंने ईरान युद्ध की ये घोषणा कर दी या उसकी अप्रूवल दे दी, जबकि उनके टॉप सलाहकार, उनके मिलिट्री चीफ जनरल डैन केन भी इस युद्ध के खिलाफ थे। तो मैं यही एंड में कहना चाहूंगा कि इजराइल की ताकत सिर्फ अमेरिका से है, और क्योंकि अब इस युद्ध के बाद एक चीज साफ होगी कि ईरान इस युद्ध में विजेता होकर निकला है, और ये आपके मेरे जीवन काल में होगा कि फिलिस्तीन का मुद्दा भी बहुत जल्द सॉल्व होगा और फिलिस्तीन एक आजाद देश के रूप में बहुत जल्द उभरेगा। ठीक है सजाद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी जिस तरह के नैरेटिव्स चल रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल वाजिब है सजाद बुखारी की, अगर शर्तें दी गई और पाकिस्तान ने मीडिएशन किया तो उन शर्तों को ठीक तरीके से पालन करना चाहिए था, और ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी थी कि ये शर्तें सही सलीके और तरीके से मानी जाएं। इजराइल आपके कंट्रोल में नहीं है, अमेरिका को आप कंट्रोल कर नहीं सकते, तो फिर अगर ये पीस टॉक इनिशिएट किया गया तो मुकम्मल तरीके से होना चाहिए। ये मेरी समझ है कि अगर ये जंग रुक रही है तो फिर जंग रुकनी चाहिए। पिक एंड चूज नहीं होगा कि हम ईरान में यहां मारेंगे, ईरान में वहां नहीं मारेंगे, हम यमन में यहां मारेंगे, हम रेड सी में यहां मारेंगे। फिर पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए था। जंग रुकी है 15 दिन तो रुकी रहनी चाहिए थी। इसके लिए पाकिस्तान को मुझे लगता है जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अमित भाई, मैं ये ख्वाहिश करता हूं, बल्कि मुझे ये यकीन है कि आपने जितने पैनलिस्ट को टाइम दिया है, आपके साथ मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ, एक शो मैंने किया है, तो आप हमेशा मौका देते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे 1 बाय 1 रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त, तो मुझे रिस्पॉन्ड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वन साइडेड नैरेटिव अगर बिल्ड कर दिया जाता है, अगर कोई फॉल्स नैरेटिव होता है, तो उसको काउंटर करना जो है वो मेरा एक राइट है, वो आप मुझे जरूर देंगे। सबसे पहले मेरी बहन जो है, उनको मैंने लास्ट शो में भी एक मशवरा दिया था कि आप बैनुल अक़वामी ताल्लुकात या स्ट्रेटेजिक स्टडीज हैं या डिफेंस मैटर्स हैं, उसको थोड़ा सा स्टडी करके जरूर आएँ, क्योंकि कोई ऐसी बात जो होती है जिसे मैं फौरन पिक कर लेता हूं, तो मैं भी ब्रॉडकास्टर हूं, एंकर हूं, तो मैं स्नैप कर लेता हूं उस चीज पे। तो थोड़ा एक तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि विंडो जो है वो सारे हमारे पैनलिस्ट को जो है सामने रखें, ताकि मुझे बताने में आसानी हो गई किसने क्या कहा। देव विंडो रखिए पूरी, देव जी मल्टी विंडो रखिए। सजाद बुखारी साहब सबको देखकर बात करना चाहते हैं। जी 1+4, अब 1+4 हो गया, तो अब बड़ी आसानी हो जाएगी। तो पहले जो मेरी बहन थी, उन्होंने अपने कमरे में बैठ के जो तज्जिया पेश किया, उन्होंने तारीखी तनाजुर में अपना बयानिया या अपनी तारीख दोहराई। उन्होंने कहा हम तो पूरी दुनिया में अमन के पैरोकार हैं और पीस की बात करते हैं। ठीक है, आप पीस की बात करते हैं, मैं मानता हूं आप पीस की बात करते हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपका जो ये पीस है, ये आपकी स्टेट्स जो हैं, जिसमें 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, फिर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, फिर कतर में जो गिरफ्तारियां हैं आपके जासूसों की, फिर जो CIA की तफसीली रिपोर्ट है, तो वो क्या पाकिस्तान के कोयटा के किसी इलाके से गए थे या वो आपके हिंदुस्तान के वासी थे? ठीक है, एक तो मैं उसको जरा क्लियर कर दूं ना। ये आप आतंक की बात करते हैं, तो वेन्यू कभी भी
ऐसे टॉक्स का वेन्यू ऐसा नहीं रखा जाता जहां पे आतंक होता है। तो पहले तो आपका ये बयानिया जो है वो दफन हो गया, जमी बोस हो गया। फिर आपने चाइना के माल की जिक्र की कि चाइना के माल की तरह जो है वो भी आर्जी और कमजोर है। तो चाइना का माल 10 मई को आपने चेक नहीं किया था, जे-10C नहीं चेक किया था, JF-17 थंडर आपने चेक नहीं किया था। ये चाइना का वो माल है जिसको आप चाइना का माल कहती हैं, यानी आर्जी और कमजोर माल है। तो सोचे वो दिन कि अगर चाइना ने अपना असली माल निकाल दिया तो लद्दाख में तो उसने अपना माल भी नहीं निकाला था, अरुणाचल प्रदेश में तो उसने अपना माल भी नहीं निकाला था, तो आपकी क्या हालत बनी थी? ये तो आपको जवाब है। हाँ, बिरयानी का आपने जिक्र किया, मैं 1 बाय 1 आऊंगा। बिरयानी का आपने जिक्र किया, आप आए, मोस्ट वेलकम, आप मेरी बहन है, आपको मैं बिरयानी खिलाऊंगा, लेकिन उसमें एक मसला होगा, मलीर की मिर्च आपको खानी पड़ेगी। तो वो मलीर की मिर्च के लिए आप थोड़ी सी पहले एहतियाती तदाबीर इख्तियार कीजिएगा। मलीर की मिर्च बड़ी मशहूर है हमारे यहाँ। और अब आ जाता हूं मैं अपने दूसरी बहन जो है वो, आज उनसे काफी दिनों बाद मेरी मुलाकात हुई है। वो एक इंडिया टीवी पे तो उनसे अक्सर मेरा राब्ता रहता है। एक तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि आपने मुझे इतना ज्यादा जो है रिकग्नाइज किया और मुझे इस काबिल समझा कि आपने कहा कि मुझे हमारे फील्ड मार्शल, हमारे सिपा सालार, हमारे सर के ताज जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी खुसूसी आशीर्वाद हासिल है। बखुदा मैं आपको इस फोरम पे बता रहा हूँ कि मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब से कोई मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन आपने जो मुझे शर्फ बख्शा है, मैं दिल की अता गहराइयों से जो है अपनी बहन आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने मुझे इस काबिल मुद्दे पे समझा। आइए और सज्जाद बुखारी, मुद्दे पे आइए। मेरी दूसरी बहन ने, सुने ना सर, मेरी दूसरी बहन ने कहा कि आप ISI जो है उसके कहने पे, तो आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं अपने मुल्क के जो दिफा करने वाले हैं वो मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं। अब आ जाते हैं सरदार साहब। सरदार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सरदार साहब, आपने आज जब कहा तो मेरा दिल खुश हुआ कि आपने कहा फलस्तीन भी एक आजाद रियासत बनेगी। काश जब आपके नरेंद्र मोदी जो है वो इजरायली पार्लियामेंट में जाके ये बात बोलते, काश आपके नरेंद्र मोदी जो है वो जाके उस डिफेंस पैक्ट को जो है उसकी तौसीह ना करते। काश आप जो है ईरानी मेहमानों को जो कि आपके यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए आए हुए थे, उन्हें समंदर बुर्द ना करवाते, उनकी फ्रिक्वेंसी ना आप देते, अपने मेहमानों का आप ख्याल रखते, तो मैं आपकी इस बात को तस्लीम कर लेता। अब आ जाते हैं वेन्यू पर और इस्लामाबाद पर और इस ओवरऑल जो ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक टर्म इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमारी दोनों बहनें जो हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस को ज्यादा पढ़ती हैं, उसको कहते हैं स्पॉइलर। तो स्पॉइलर कौन है वो आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं यकीन जाने आपको ये कहता हूं कि आप लोगों की तकलीफ, आप लोगों का दर्द, आप लोगों की जलन, आप लोगों की जो मसाइल हैं, ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, समझ गए बुखारी साहब, आप अंडरस्टूड योर पॉइंट, आप अंडरस्टूड योर पॉइंट। मतलब अंबर तीर ज़ैदी, सही अंबर ज़ैदी। निशाने पे लगाए, इसीलिए सज्जाद बुखारी साहब तब से अंबर साहब, अपना अंबर पता नहीं आपने कहां मुझे कहां लास्ट गलियों टाइम में भी बढ़ बुखारी गए। साहब, जवाब we got your point, we बोलने got your point, पाकिस्तान ठीक के है। अंबर, मुझे so-called आपने peace लास्ट टाइम deal भी पे इंटरप्ट किया है। जवाब कोई नहीं, इसलिए वो इधर उधर भटक अंबर, रहे हैं, JF-10 की बात अंबर करें, ज़ैदी, इसकी आपने बात मुझे करें, लास्ट उसकर टाइम की बात इंटरप्ट करें। किया था। अंबर, भाई मुझे साहब आपने लास्ट आपने टाइम इंटरप्ट इंटरप्ट किया था, किया था। इंटरप्ट करना पाकिस्तान सज्जाद भाई का ठीक है, काम सुन है। लेते हैं सज्जाद भाई, पाकिस्तान इंटरनेशनल जस्ट अलाउ दैट रिलेशन लेडी टू में स्पीक। आपको सज्जाद नहीं भाई, आपके जस्ट लिए लेट अस कंक्लूड स्पीक। करने सज्जाद भाई, दें। मुझे सिर्फ कंक्लूड कर आप लेने तब दें। से आप आप चुप मजबूर थे। हैं यहाँ पे बैठ के। भाई साहब मुझे कोई काम कंक्लूड की कर बात लेने दें। कीजिए। आपका सज्जाद आप सुन लेक्चर लेते हैं, सुनने सुन आए लेते हैं, हैं, जब आप बोल रहे थे सवाल सब चुप किया थे, गया, बात सुन कीजिए। लेते हैं। मैंने क्या कंक्लूड बोला, कर उसने लेने क्या दें, बोला, उसने मुझे क्या बोला। कंक्लूड कर लेने दें आपके अंबर, पास फिर मैं बोलने आपको के लिए सुनूंगा, क्या, उस हाथ पे बांध बात के कीजिए सुनूंगा। जो सवाल आपसे अंबर किया गया है। सुनिएगा, अंबर सुनिएगा, अंबर मुझे कंक्लूड कर लेने दें। तो इस्लामाबाद टॉक्स कंक्लूड और तो वेन्यू, कीजिए। आप तो सबकी चुगलियां कर रहे हैं, आप तो कंक्लूड कर ही नहीं लिए, मुद्दे पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं है, तनकीद बर्दाश्त किया करें ना, मुझे पता है आपके तनकीद तो आपका मुझे तनकीद पता किस है। बात की तनकीद, आपको तो हकीकत में नहीं रहता। हम आपकी आपकी बीमारी और आपकी मजबूरी समझते हैं, हम समझते हैं। हम बीमार और मजबूर लोगों पे जुल्म नहीं करते, हम आपकी ये बात कोई का बुरा बात नहीं नहीं है, ये मानते। आपकी साइकोलॉजिकल मजबूरी है, डिसऑर्डर्स है। आप लोग झूठ में रहते हैं, आपको मुताले पाकिस्तान में झूठ पढ़ाया जाता है, आपकी ISI का झूठा नैरेटिव पढ़ के जीते हैं आप। आपके तो स्टूडेंट लेवल से आपकी ISI जो है, आपके DG उनको पिक करके पूरे जहान में झूठ का जाल फैला देते हैं। ये आपकी दुनिया है, आप एक झूठ की दुनिया में रहते हैं, स्यूडो वर्ल्ड में रहते हैं, जहां पे आपने 4 जंगें जीती हैं, जहां पे आपकी आर्मी जर्नल्स पता नहीं कहां से बाजार से वो 50-50 रुपए के लाके यहाँ पे तमगे लटका लेते हैं। वो पता मेडल्स, नहीं, वो ये तो तमगे, आपकी अंबर वो दुनिया है, तमगे तो हैं ऐसी किस दुनिया चीज में के? नहीं पाकिस्तान जीते। कोई जंग हम तो आज तक समझते हैं जीता नहीं, आपकी वो मजबूरियां, मेडल्स आपकी किस चीज के लिए मिलते हैं? अमित, आपने मेरा कमाल नहीं सज्जाद देखा। बुखारी, अभी नहीं, अभी नहीं, दिस इज नॉट योर टर्न। कमाल ही नो 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 देख रहे सज्जाद, हैं दिस इज यार, नॉट योर ऐसे टर्न, दिस इज नॉट योर आप टर्न। ऐसी नो 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 इस नो, तरह की बातें आई कर अलाउड रहे यू टू हैं, तो स्पीक, हम आप पे आई हैव गिवन यू तर्ज लॉट ऑफ टाइम टू समझना स्पीक। है आपके सज्जाद साथ। अभी अभी अंबर, आपका मेरी वक्त बात नहीं है, सुनिए। समझना है दिस इज नॉट आपके योर साथ है टर्न। भाई अंबर, साहब। मेरी बात सुन लें, ओवरलैप हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है सुनिए, प्रोडक्शन में। ये सज्जाद प्रोडक्शन सज्जाद क्राइम आपको है, वक्त दिया सुनेगा? मैंने बोलने का। ओवरलैप सज्जाद हो रहा है बुखारी थोड़ा साहब, सा। आई हैव गिवन यू लॉट ऑफ टाइम टू स्पीक, दिस इज नॉट योर टर्न। मल्लिका पांडे, मल्लिका, मल्लिका। गो एड प्लीज,
लेकिन मलिका। मुझे टाइम दीजिएगा अमित जी रिस्पॉन्ड का। ऐसा I'll लगता give है you- जब I'll भी give you. मैं स्पीच के लिए सज्जाद थोड़ी ना साहब बुलाया, को आप सुनती अपने हूँ तो समय ऐसा पे लगता है बोलेंगे। कि मैं किसी मनोहर कहानी को सुन रही हूँ और अब वो एंड कब होगी समझ में नहीं आता है, क्योंकि सज्जाद साहब इतनी अच्छी शेरो शायरी करते हैं, इतनी अच्छी उर्दू बोलते हैं और इतना फैंसी शब्द बोलते हैं, बट उसमें जो कंटेंट होता है वो बड़ा लो क्वालिटी होता है, तो समझ में नहीं आता कि इनको किस चीज के हम वो करें। बट वो तो पाकिस्तान की आदत है, तो हम सज्जाद साहब को कुछ बोल नहीं सकते इस चीज में। देखिए, कुरियर सर्विस होना और एक पार्टिसिपेट, देखिए सजाद साहब, आई रियली होप समडे यू रियलाइज कि पाकिस्तान को एज अ मुल्क कैसे यूज किया जाता है वेस्टर्न पावर्स के हाथ में एज अ कुरियर सर्विस। आप एक कुरियर सर्विस को, और पाकिस्तान बाहर जाके अपनी छाती पीट रहा होता है कि अरे हमें तो मध्यस्थता करा रहे हैं, इस्लामाबाद टॉक्स करा रहे हैं, हमारे फील्ड आसिम मुनीर को फोन आया है, ये आया है फलाना। आई मीन आप कसीदे पढ़ देते हैं और ग्राउंड रियलिटी में आपकी जो भी बात होती है उसको ना यूएस मानता है ना इसराइल मानता है। तो सज्जाद साहब, ये जो एक मतलब आई जस्ट लव कि पाकिस्तान कितना सेल्फ अब्सॉर्ब्ड है इस टाइम में, और आपकी भी बातों से हमें क्लियरली ये पता चल जाता है सज्जाद साहब। जहां तक बात आती है अमित जी, एक आप ही के डिबेट में मैंने एक पाकिस्तानी पत्रकार से एक दो चीजें पूछी थी, उस समय हमें जवाब नहीं मिला था, एंड विद योर परमिशन मैं सज्जाद साहब से पूछना चाहूंगी कि बिकॉज सज्जाद साहब ग्राउंड छोड़ के नहीं जाते हैं जैसे उनके अन्य जर्नलिस्ट चले जाते हैं कभी कभी। तो सज्जाद साहब, आपको याद होगा जब पाकिस्तान जैसा मुल्क, इनके आप लोगों की डिप्लोमेसी क्या है? आपकी डिप्लोमेसी ये है कि प्रोजेक्ट 706 को जब फंड किया था सऊदी अरेबिया ने, आपने उनसे $2 बिलियन लिए। उसके बाद आज आपने पिछले साल उनके साथ एक पैक्ट साइन किया, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसमें साफ साफ लिखा था अगर सऊदी में कोई भी अटैक होता है तो पाकिस्तान उस पर अपना अटैक मानेगा, अपने ऊपर अटैक मानेगा और जी। न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा। आपका पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी ने फंड किया था। जब ईरान ने अटैक किया तो आप लोग कहाँ थे? वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको वहां होना चाहिए था, बट आप नहीं थे, मिलिट्रली नहीं प्रेजेंट थे। सऊदी अरेबिया ने आपको 50,000 टन से ऊपर फ्री का तेल दिया, $2 बिलियन दिए, इतनी बार आपको बेल आउट किया। उसके ऊपर जब आपके AQ खान थे जो आपके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम, और ये ऑन रिकॉर्ड है सज्जाद साहब, क्योंकि आप तो मुझे बोल देते हैं हमेशा कि अच्छा आप तथ्यों से ये नहीं लाते, और मैं आपको हमेशा यही बताती हूँ कि आप फैक्चुअली पढ़कर आइएगा इस चीज को। AQ खान का एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो मानते हैं कि हमने जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जिसमें सऊदी अरेबिया ने हमें फंड की थी, जो सऊदी अरेबिया के लिए थी, वो ईरान के लिए वो फंडिंग कर रहे थे, आपको ईरान के खिलाफ के लिए फंडिंग कर रहे थे, और आपने वो टेक्नोलॉजी ईरान को जाके बेच दी। ये AQ खान का आपको ऑन रिकॉर्ड चीज है। तो पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी रही है हिस्टोरिकली भी हम देखते हैं और आज भी देखते हैं, वो दो नावों में सवार होना चाहते हैं अमित जी, और ये फुल प्रूफ फंडेड चीज है कि वो दो नावों में सवार होना चाहते हैं और फिर वो एक दिन धड़ाम से गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट ऑन द इंटरनेशनल स्टेज ग्लोबल डायलॉग्स के हिसाब से हो, चाहे जी। कुछ भी फैंसी सा नाम दे दें उस चीज को, बट वो रिस्पेक्ट कभी नहीं हो पाती है। ठीक है, इससे पहले कि मैं कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, बुखारी साहब प्लीज अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं। जी, मेरी बहन जो है वो मुझे अभी जो है वो कंटेंट की बात कर रही थी, तो मैं जरा कंटेंट उनको थोड़ा सा समझा देता हूँ। मेरी बहन जो है शायद वो इस डिफेंस पैक्ट को जो कि रियाज और इस्लामाबाद के दरमियान हुआ है, शायद उसको पढ़ के नहीं आई है। मैं उसका पैराग्राफ नंबर 2 की 3rd लाइन जो है वो आपको बता देता प्लीज हूँ पढ़ें। कि इसका जो पंच लाइन थी वो क्या थी। इसकी पंच लाइन थी आपकी फादर कंट्री, यानी आपके आजकल जो ग्रैंडफादर है, ठीक है, नेतन्याहू, अगर वो हरीमैन शरीफैन पर हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये है हमारा एक सेंसिटिव और वो रेड जोन जहां पर इजराइल ने अगर कोई हरकत की तो पाकिस्तान उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, उसको रिस्पॉन्ड करेगा। और इजराइल तो क्या, इजराइल के बच्चे भी जो है ना वो कभी भी हरीमैन शरीफैन की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकते। ये है हमारे डिफेंस पैक्ट की पंच लाइन, उसको जाकर पढ़ें। और सज्जाद, ये उसके पंच लाइन साथ-साथ कागज में ठीक लगती है, सुने इजराइल ना, के मैं सामने थोड़ा कभी ये और- लाइन और पंच लाइन थोड़ा पढ़ भी वजाहत मत कर दूं। दीजिएगा, वो सर, तुरंत थोड़ा- रसीद काट थोड़ा देंगे, वो वजाहत- इंतजार भी नहीं करेंगे कि आप अमित वापस लौटे भाई- इजराइल से, वहीं रसीद कट जाएगी अमित भाई, आपकी। आप अमित तो भाई, सच आप में ज्यादा इजराइल के rescue सामने करने तो के लिए आ ये रहे हैं। पंच लाइन मत ही पढ़ दीजिएगा आप। अमित अरे भाई बाप। अभी आज हमको रेस्क्यू नहीं करने के चाहिए लिए आप आ रहे हैं। पाकिस्तान।
आप एक तो इजराइल को अमित भाई जानते आज आप हैं इनको रेस्क्यू करने के लिए आ रहे सज्जाद हैं भाई, यार, आप रेस्क्यू करने के लिए ना जर्नलिस्ट आए। हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है इजराइल क्या है, आप जानते हैं ये बात, आपको पूरा जी, पता मुझे है पता इजराइल है के वो बारे में। आपके पाकिस्तान वो वर्सेस फादर इजराइल कंट्री है आपकी जान, इमेजिनेशन वो बाहर आपके है, ये नरेंद्र मोदी ने हाइपोथेटिकल भी बताया, नहीं हो हमें नहीं था सकता। पता। मतलब इसको हम कल्पना हमें भी नहीं नहीं, कर सकते, पाकिस्तान वर्सेस इजराइल। ओ माय गॉड। सोनी साहब, मैं सर आपके पास आ रहा इजराइल हूं। के बारे में मैं आपको कहता हूं क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरवा, ठीक है। आप सही बोल रहे, वो पाकिस्तान की बात पाकिस्तान करते के हैं, लिए है, सही बोल रहे हैं आप, इजराइल को पाकिस्तान के बोले लिए। हिम्मत करके ठीक दिखाएं। है आप हिम्मत नहीं कर कर्नल सके सर, साहब, मेरी बात सुने। ठीक है, मैंने आपको 2 घर में मिनट दिया था आदर नहीं बुखारी है साहब। सर, योर मेहरबानी पुट करें योर सर, पॉइंट, योर मैंने पुट योर आपको कहा पॉइंट। था। कर्नल साहब, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी आदमी कोशिश करे, वो अच्छी बात है, लेकिन सूरज को, चांद को, सितारों को मुट्ठी में भरने की कोशिश अभी तक तो कामयाब नहीं हो पाई जब से जीवन धरती पे आया। तो ना करें ना, ऐसी कोशिश क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान आप यही अभी? कोशिश कर रहा है कर्नल साहब। अमित जी, मुझे पाकिस्तान का अमेरिका से चुनना इस मध्यस्थता के लिए मेरे को पर्सनली कुछ ज्यादा अजीब नहीं लगा, क्योंकि पाकिस्तान ही वो देश है दुनिया में जिसके तीनों महाशक्तियों के साथ अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका, रूस और चीन। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा, एक किताब जरूर पढ़ें जिसका शीर्षक है नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, अमेरिका टॉर्चर्ड रिलेशनशिप विद इस्लामाबाद, जो डेनियल मार्के ने लिखी आई है। हैव रेड दैट बुक सर। यस सर। इस लेखक ने बड़े तथ्य और आंकड़ों के साथ बताया कि हालांकि अमेरिका दिल से पाकिस्तान से नफरत करता है, लेकिन वो पाकिस्तान का साथ कभी छोड़ नहीं सकता। और यह भी तथ्यों के साथ बताया है कि पाकिस्तानी आवाम दिल से अमेरिका से नफरत करती है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत कभी अमेरिका का साथ नहीं छोड़ सकती है। तो अमेरिका का पाकिस्तान को चुनना मेरे को कुछ ज्यादा अटपटा नहीं लगा, ये तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। जहां तक ईरान की बात है, ईरान ने पाकिस्तान को इसलिए चुना क्योंकि मिडिल ईस्ट में जितने देश थे, सारे के एयर स्पेस या सैनिक अड्डे इस्तेमाल हुए थे ईरान पे हमला करने के लिए। उस इलाके में सिर्फ एक पाकिस्तान इस्लामिक देश था जिसका ना जमीन ना एयर स्पेस इस्तेमाल हुई ईरान पे हमला करने के लिए। तो दोनों पक्ष के जो अपने अपने रीजंस थे वो अपने अपने साइड से बिल्कुल सही थे, लेकिन अब पाकिस्तान के ऊपर बहुत एक जिम्मेवारी है। क्या पाकिस्तान इस पैक्ट को एक ऑफिशियल रिटन एग्रीमेंट में करवा पाएगा? अगर करवा पाएगा तो यह पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक जीत होगी, लेकिन अगर पाकिस्तान ये नहीं करवा पाया तो ये पाकिस्तान के लिए दोबारा लॉस ऑफ फेस होगा। और जो अब तक दुनिया पाकिस्तान का मखौल बनाती रही है हर अंतर्राष्ट्रीय फोरम में, जो मैंने राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी 21 अक्टूबर 2023 का बयान दिया, हमें 11 अक्टूबर 2011 का हिलरी क्लिंटन का बयान याद है, जब वो दौरे पे पाकिस्तान गई थी, उन्होंने कहा था कि याद रखना चाहिए जो लोग अपने घर के पीछे सांप पालते हैं, एक दिन सांप उन्हें डसेंगे। आज देखिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी में ने पाकिस्तान के सूबों में कितना आतंक मचाया हुआ है। पाकिस्तान के 4 सूबों में से 2 सूबे तो दहशत में है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, पाकिस्तान के सामने एक सुनहरा मौका है, जैसे मैंने शुरू में कहा, एक गुड बॉय बनने का। अगर ये एग्रीमेंट कराते हैं उसके बाद इन्हें अमर ज़ैदी, I give you 1 minute. Okay, Colonel sir, point taken. Point taken. Amar Zaidi, I give you 1 minute. Then Malkal ji, I'll come to you for a minute. Please, ma'am, closing comment. जी, मैं अमित यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, पाकिस्तान को लेकर जो पाकिस्तान इस चीज को लेकर नैरेटिव पुश करा था, यहाँ पे जो अमेरिका है, हम प्रेसिडेंट ट्रम्प को देखते हैं तो वो अब काफी समय से एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट की तलाश में थे, वो मिल नहीं रहा था। और यहाँ पर पाकिस्तान को एज एक जैसे कि यहाँ पर बोल रही थी बहन के, कुरियर बॉय की तरह इस्तेमाल किया गया, ताकि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो माचो इमेज है वो भी मेंटेन रहे। उनको चाइना जाना था, चाइना वो जा नहीं पा रहे थे, अब उसको मई के लिए उसको पोस्टपोन किया गया। चाइना विजिट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस पूरे ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट के बीच वो छोड़कर आप जा नहीं सकते, तो वहां पे जाके क्या बोलते हैं कि भाई पिट के आए हैं आप ईरान से, या फिर आपका क्या नुकसान है। तो यहाँ पर सबसे अहम ये है कि बुखारी साहब, बिल्कुल वक्त नहीं है, माफी चाहता हूँ, बिल्कुल वक्त नहीं है। मलिका पांडे, 40 सेकंड। 1 मिनट मुझे भी देना है। अमित 1 जी, मिनट जब देना मैंने है बात आपको। की थी लोग कंटेंट की, बुखारी साहब एक तो अपने खुद के शहबाज शरीफ जी का स्टेटमेंट ही पढ़ आप के तैयारी नहीं करके आया आते। करें, आप छोड़ें, आपको डिफेंस पैक्ट का पता ही नहीं है। रियाज और अब इस्लामाबाद देखिए, को वो पढ़ के जॉइंट आए, स्टेटमेंट पैरा भी उन्हीं बता की दिया मिनिस्ट्री आपको, रिलीज करती है और ये खुद ही नहीं पैरा पढ़ भी के बता आते दिया अमित जी। आपको। अब क्या करें, बुखारी साहब के पास न्यूज लेट पहुंचती है ना, इंटरनेट पाकिस्तान में चल नहीं रहा होगा, फ्यूल क्राइसिस हो रही है,
रिपब्लिक डे कैंसिल हो रहा है, 20% कटौती हो रही है सैलरीज में, क्या करें बहुत बहुत बुखारी शुक्रिया साहब, आप तमाम मेहमानों शायद नहीं कर पा रहे। का। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब आपका भी, मलिका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अंबर बहुत बहुत शुक्रिया, सज्जाद बुखारी साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए और शो पर आने के लिए।